हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। आजकल आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। सर, हेल्थ कॉन्शियस होना यानी अपनी सेहत पर ध्यान देना। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बहुत से लोग सवेरे जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ करके एक्सरसाइज करते हैं, यानी वो अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को चुस्त, अपने आप को दुरुस्त करने के लिए वो अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो योग अभ्यास करते हैं, यानी योगा करते हैं। हमें पता है योग में कई तरह के आसन हैं और ये आसनों के जरिए आप अपनी सेहत को और बेहतर बना सकते हो। योग के कई आसन ऐसे हैं जो हमारे मस्तिष्क को, यानी हमारे दिमाग को, और साथ साथ में हमारे शरीर को मजबूत करते हैं। आप ऑब्जर्व करते होंगे सवेरे कुछ लोग जॉगिंग करने के लिए पार्क में जाते हैं। सवेरे 5 बजे 6 बजे उठकर वो दौड़ लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, या अकेले दौड़ते हैं या दोस्तों के साथ में दौड़ते हैं। वो इसलिए दौड़ते हैं ताकि वो अपने आप को चुस्त, दुरुस्त और बेहतर कर सके, ताकि इस जीवन को अच्छे से लड़ सके। अब ये लड़ने के लिए और भी कई तरह की एक्सरसाइज की जाती है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइकिलिंग करते हैं, यानी साइकिल चलाते हैं। अब इस साइकिल में अलग अलग तरह की साइकिलें आती हैं और ये साइकिल के माध्यम से वो अपनी सेहत को बेहतर बनाते हैं। इस बेहतर करने के लिए वो अपने प्रयास करते हैं कि वो सवेरे उठें और उठ करके खूब लंबी दौड़ लगाएं। कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, यानी स्विमिंग, तैराकी जिसे हम कहते हैं, वो तैराकी करते हैं ताकि वो अपनी सेहत को और बेहतर बना सकें। तो ये सब हम करते क्यों हैं? क्या कारण है कि हम अपने आप को सेहतमंद करें? बिल्कुल सही, हम अपने आप को सेहतमंद इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम इस जीवन की लड़ाई को लड़ सकें, हम इस जीवन की लड़ाई को जीत सकें, हम इस जीवन की लड़ाई में अपने आप को बेहतर साबित कर सकें। तो अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए आपको प्रयत्नशील होना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। अब इस मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खान पान होते हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके वजह से हमारी सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम अपने खान पान में जैसे ही बदलाव ले आते हैं, हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं, या तो हमारे शरीर में कोई ना कोई बदलाव आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप ऑब्जर्व करोगे आपकी हृदय यानी दिल की धड़कन कमजोर होनी शुरू हो जाती है। आपके पैर जितने लचीले थे, वो लचीलापन धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने सेहत पर ध्यान नहीं देते। यानी सेहत पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और अगर हम सेहत पर ध्यान नहीं देंगे और इस तरह का अगर हम भोजन यानी खाना खाएंगे, तो डिप्रेशन के शिकार होंगे, स्ट्रेस के शिकार होंगे। अब ये डिप्रेशन और ये स्ट्रेस के कारण हमारे वास्तविक जीवन में, हमारे जीवन में तकलीफें आना तो तय है। अब ये तकलीफों को दूर करने के लिए हम क्या प्रयास करेंगे? आप कहेंगे कि हम या तो किसी न किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, या हम किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, यानी किसी मनोवैज्ञानिक के पास चले जाएं, या हम किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। अब ये सलाह तो हम डॉक्टर से लेते जरूर हैं, क्या हम उनकी सलाह को मानते हैं? उनकी सलाह मानना ये हमारा फर्ज है, ये हमारा दायित्व है। और अगर हम अपना ये फर्ज बखूबी निभाएं तो हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब हम ये तकलीफें ले करके डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी अचरज में पड़ जाते हैं कि ये भैया, कि ये तकलीफ जो हुई है, इस तकलीफ का निवारण क्या किया जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसी तकलीफ हमारे शरीर में पैदा हो जाती है जिसके कारण डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। अब ऐसे समय में जब डॉक्टर को पता न चले कि बीमारी का वास्तविक कारण क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज, तब डॉक्टर क्या करेंगे? बिल्कुल सही, डॉक्टर हमें ब्लड रिपोर्ट के लिए कहेंगे कि आप एक काम कीजिए, आप ब्लड बैंक चले जाइए या पैथोलॉजी चले जाइए और वहां जाकर के आप ब्लड टेस्ट करवाइए। क्या हम ब्लड टेस्ट
या फिर अलग तरह के टेस्ट जिसमें हम बॉडी का ब्लड प्रेशर हम जांचते हैं, हम बॉडी का टेम्परेचर जांचते हैं और साथ साथ में हम अलग अलग तरह के जांच करवाते हैं। क्या ये जांच पा करके, यानी ये ब्लड रिपोर्ट निकाल करके क्या हमें कुछ पता चलता है? हाँ, हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है। क्या हम ये ब्लड रिपोर्ट पढ़ सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकते? हम तो ये ब्लड रिपोर्ट बखूबी और बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ना जानते हैं या हम हिंदी पढ़ना जानते हैं। क्या आप इस ब्लड रिपोर्ट को समझ सकते हैं? क्या इस ब्लड रिपोर्ट के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी दवाई इस बीमारी को जड़ से सॉल्व कर देगी? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। बिल्कुल सही। तो जिस प्रकार से एक डॉक्टर इस ब्लड रिपोर्ट को पढ़कर यह पता लगा लेता है कि शरीर के अंदर क्या कमी है या शरीर के अंदर क्या चीज काफी अच्छी मात्रा में है और उसके जरिए हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, कौन सी दवाई देनी चाहिए, ये सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। तो डॉक्टर एक ऐसा समझदार व्यक्ति है जो इस ब्लड रिपोर्ट को पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति के लिए एक ब्लड रिपोर्ट बता देती है कि उसके शरीर में क्या चीज कम है या क्या चीज सही मात्रा में है, क्या ऐसी कोई ब्लड रिपोर्ट है जो ये बताएगी कि एक ऐसी संस्था किस बीमारी से गुजर रही है? क्या ये संस्था वाकई में स्ट्रांग है? एज एन इन्वेस्टर अगर हमारे पास पैसे हों तो क्या हमें अपने पैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये कंपनी हमें उतना मुनाफा दे सकती है? तो ये ब्लड रिपोर्ट इस कंपनी की बनेगी कैसे और ये ब्लड रिपोर्ट बनाएगा कौन? तो ऐसी क्या चीजें होती होंगी ब्लड रिपोर्ट में जिससे हमें पता चल जाए कि ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है? तो दोस्तों, आज एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जिसे कहते हैं फाइनल अकाउंट। यानी फाइनल अकाउंट एक ऐसा पर्टिकुलरली रिपोर्ट है जो ये बता देता है कि इस कंपनी के अंदर वाकई में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर ये हमारी कंपनी है तो इस कंपनी में या इस संस्था में या इस पर्टिकुलर बिजनेस में हमें क्या ऐसे बदलाव लाने चाहिए जिसके जरिए ये जो बीमारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी संस्था में चल रही है, हम इसे सॉल्व कर सकें। तो इस ब्लड रिपोर्ट ऑफ द फर्म का नाम है फाइनल अकाउंट। सो फाइनल अकाउंट इज नथिंग बट बेसिकली एक ऐसी ब्लड रिपोर्ट एक संस्था की जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी संस्था के अंदर क्या चीज कम है और क्या चीज सही मात्रा में है। तो दोस्तों, आज का कंसेप्ट बहुत ही रोचक और बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आज हम कुछ नए कंसेप्ट समझने वाले हैं एक बेसिक स्टोरी के माध्यम से। तो चलिए लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट वाकई में होता क्या है और ये किस तरह से बनाया जाता है, हमें ये किस तरह से मदद करता है अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट। तो मान लीजिए ये हमारी संस्था है और इस संस्था का बेसिक पर्पस, यानी अगर कहा जाए कि अगर ये हमारी कंपनी होती तो हमारी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता करना होता? तो आप कहेंगे हमें यह पता करना होता कि वाकई में क्या इस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है। सो फाइनल अकाउंट बेसिकली हमें यही चीज बताता है। तो फाइनल अकाउंट हमें दो चीजों के ऊपर फोकस करने पर मजबूर कर देता है और वो चीजें हैं प्रॉफिटेबिलिटी और है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी ये चाहती है कि ये दो चीजें उसे पता चले और ये दो चीजें सिर्फ एक ही रिपोर्ट बता सकती है, एंड दैट इज फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट है क्या? लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल स्टोरी। मान लीजिए ये हमारी एक दुकान है, हमने एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोल रखी है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप को सबसे पहले अरेंज करने के लिए
अगर मैं पूछूं कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहेंगे कि सर इसके अंदर तो मुझे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इक्विपमेंट्स, जैसे यहाँ पर टेलीविजन है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, ये सब चीज की जरूरत पड़ेगी। तो प्रश्न ये उठता है कि आपके पास ये सभी चीजें आएंगी कहां से? तो आप कहेंगे कि बिजनेस में हम पैसे लगाएंगे, हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और इस बिजनेस में पैसे लगा करके सबसे पहले तो हम ये गुड्स खरीदेंगे। बिल्कुल सही। तो यानी सबसे पहले आपको ये दुकान या तो खरीदनी होगी या इसे भाड़े पर लेनी होगी, है ना, रेंट पर लेनी होगी। रेंट पर लेने के बाद आप इसमें बखूबी अच्छे से इसे एक इंटीरियर डेकोरेशन करवाएंगे, आप इसे बखूबी सुंदर बनाएंगे ताकि जब कस्टमर्स आपकी दुकान में आए तो उन्हें अच्छा महसूस हो, उन्हें ये सब चीजें देख करके काफी अच्छा लगे और अच्छा लगने के साथ साथ वो प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं, जो हम डील कर रहे हैं, वो उन्हें खरीद करके जरूर ले जाएं। तो सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर शॉप के लिए अरेंज करना होगा गुड्स यानी कमोडिटीज। तो ये कमोडिटीज आएंगी कहां से? राइट, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें ये गुड्स, ये कमोडिटीज देगा? आप कहेंगे क्या कस्टमर देगा या सप्लायर देगा? उसका आंसर है सप्लायर। सप्लायर हमें टेलीविजन बेचेंगे, सप्लायर हमें कंप्यूटर बेचेंगे, सप्लायर हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इस तरह से भेजेंगे। क्या हम इस तरह से अरेंज करके हम अपनी दुकान में रख सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। अगर इस तरह से अगर हम अपनी दुकान में अगर प्रोडक्ट्स को रखेंगे तो प्रोडक्ट तो कोई पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सभी प्रोडक्ट्स को मंगवाएंगे और मंगवाने में आप हेल्प लेंगे कैरेज का। सर मतलब, यानी जब आप सप्लायर को ऑर्डर देंगे तो वो ऑर्डर क्या हमें डायरेक्टली वो प्रोडक्ट हमारी दुकान में आ जाएगा? आंसर इज नहीं। वो प्रोडक्ट का जब हम मंगवाएंगे तो मंगवाने के लिए आपको ऑर्डर देना होगा और जो सप्लायर है वो सप्लायर गुड्स ट्रक के माध्यम से या कोई भी चीजों के माध्यम से वो हमारी दुकान तक यानी हमारे गोडाउन तक या वेयरहाउस तक वो पहुंचाएगा। तो यानी हमें चीज समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो हमें गुड्स को मंगवाना है, राइट, जिसमें हम ट्रक का सहारा ले सकते हैं और यहां पर हम पे करेंगे कैरेज। सो कैरेज के जरिए हम ये गुड्स अपने यहां पर ले आएंगे। कभी कभी जब हम काफी बड़ी मात्रा में और इंपोर्टेड गुड्स अगर डील कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कैमरास हो गए जो काफी डिजिटली राइट एडवांस्ड है, और ऐसे कैमरास आप एक दो यूनिट तो खरीदोगे नहीं। जैसे हमने जापान से डील कर रखी है, हम जापान से कैमरा खरीदते हैं, हम और अदर इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना से भी खरीदते हैं, हम बाकी अदर कंट्री जैसे अफ्रीका हो गई या ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, यहाँ सभी जगह से हम टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट करने में आप एक दो यूनिट तो खरीदेंगे नहीं, आप बल्क यूनिट में खरीदते हो। तो जब हम ये सब चीजें बल्क यूनिट में खरीदते हैं उस समय हम इंपोर्ट चार्जेस या इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं हमारे कस्टम ऑफिसर्स को। हमारी कस्टम ऑफिसर्स को हम पे करेंगे डॉक चार्जेस या फिर कस्टम ड्यूटी। इन कस्टम ड्यूटीज को पे करने के बाद ये सब चीजें हमारे शोरूम में या फिर हमारे वेयरहाउस में आएंगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि जब हम बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं तो ये गुड्स क्या बल्क क्वांटिटी में डायरेक्टली हमारे शोरूम में या डायरेक्टली हमारे वेयरहाउस में आ जाएंगे? द आंसर इज नो। सर तो क्या करना होगा, हमें बल्क क्वांटिटी में जब हम खरीदते हैं तो हमें शिप का सहारा लेना होगा ताकि ये सामान हमारे नजदीकी पोर्ट तक आ जाए यानी बंदरगाह तक आ जाए। या तो हम रेलवे का सहारा लेंगे, राइट, या फिर हम एरोप्लेन के जरिए भी हम राइट ये सामान हमारी कंट्री यानी इंडिया में हम मंगा सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी कंट्री में हम रहते हो, राइट, किसी भी कंट्री से, किसी भी विदेशी फॉरेन कंट्री से हम गुड्स हमारे यहाँ पर मंगा सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब आप गुड्स लार्ज क्वांटिटी में मंगाते हैं तब आपको एक एडिशनल चार्ज पे करना होता है जिसे कहा जाता है फ्रेट।
सो फ्रेट बेसिकली वो चार्जेस होते हैं जो हम पे करते हैं व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है सर, तो हमारे पास ये गुड्स आ गए, यानी हमारे गोडाउन में या हमारे वेयरहाउस में ये गुड्स आ गए, और ये आने के बाद हम इसे बकायदा अच्छे से सुरक्षित रखेंगे। अब ये सुरक्षित रखने में क्या हम अकेले काम करेंगे या हम किसी वर्कर्स को हमारे यहां पर रखेंगे? तो आप कहेंगे सर अकेले तो हम बिजनेस चला नहीं सकते, बिकॉज बिजनेस बेसिकली इट्स अ टीम गेम, यानी कोई भी बिजनेस अकेले नहीं होता, उसमें हमें जरूरत पड़ती है एक टीम की, एक ऐसी टीम की, एक ऐसे मेंबर्स की जो हर तरह से स्ट्रांग हो। हमें यह भी पता है कि हर टीम में सभी प्लेयर एक जैसे स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन हमें हर किसी का साथ लेना होगा, तभी जाकर के मुट्ठी बनती है। ठीक है, तो इस तरह से हम गोडाउन में या इस तरह से हमारे वेयरहाउस में हम ये सामान रख देंगे और साथ साथ में एम्प्लॉइज को हम अपॉइंट करेंगे, या तो हम उन्हें डेली वेज देंगे। सर ये क्या होता है? वेजेस वो चीज होती है जब हम किसी को पे करते हैं आवरली बेसिस पर। सर आवरली बेसिस पर यानी प्रति घंटे के दर के हिसाब से हम जब किसी को पे करते हैं तब उसे वेजेस कहा जाता है। तो हमने ऐसे वर्कर भी रखे हैं जिन्हें हम जरूरत पड़ने पर ही बुलाते हैं। सर एग्जांपल दीजिए, जैसे हमारा अगर सामान किसी दुकान से बल्क क्वांटिटी में या कैरेज के माध्यम से हमारे गोडाउन पर आ गया, अब ये सामान उतार कर रखने के लिए हमारे गोडाउन में हमें कुछ लोग चाहिए। तो अब ये लोग कहां से आएंगे? हम इमीडिएटली दौड़कर नजदीकी लोगों से कहते हैं कि आप आइए और हमारे यहां पर सिर्फ 3 घंटे या 2 घंटे काम कीजिए, ये सामान अंदर तक पहुंचा दीजिए, इसके बदले हम आपको इतने रुपए या इतने डॉलर या इतनी पर्टिकुलर करेंसी हम आपको दे देते हैं, है ना। तो इसे हम चार्जेस कहेंगे, अनलोडिंग चार्जेस और लोडिंग चार्जेस। तो जैसा भी होगा हम उस तरह से वेज पे करते हैं। कभी कभी हम इस पर्टिकुलर वेयरहाउस में या गोडाउन में लाइटिंग की जरूरत होती है, हीट यानी गर्म करने की जरूरत पड़ती है, पावर की जरूरत पड़ती है, हमें कोई ना कोई ईंधन की जरूरत पड़ती है। अब ये क्यों पड़ती है? ताकि हम अपने सामान को सुरक्षित रख सकें, है ना। तो ये सुरक्षित रखने के लिए ये सब चार्जेस भी हमें बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है सर, तो यानी इस तरह से हमारे गोडाउन से ये पर्टिकुलर सामान हमारे शोरूम में आ गया और इस शोरूम में हमने इसे बखूबी सुंदर तरीके से अरेंज कर दिया। अब ये सामान रेडी है, राइट, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को बुलाने के लिए, और साथ साथ में हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी, वो हमारे बिजनेस को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर शोरूम रेडी है। अब इस शोरूम में प्रोडक्ट्स तो रेडी हैं अच्छे से, लेकिन कस्टमर हमारी दुकान में आएंगे कैसे? तो आप कहेंगे सर ये दुकान में आने के लिए या तो हम इसे एडवर्टाइज करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो हम इसे एडवर्टाइज करेंगे, अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल करेंगे। सर कौन से चैनल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक का, ट्विटर का, या फिर इंस्टाग्राम का। आपने आज के समय में यूट्यूब रील्स, है ना, इंस्टाग्राम रील्स, आपने कितने सारी रील्स देखे, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कितनी कंपनियां एड्स करती हैं। ठीक है, ये एड के माध्यम से हम भी अपने शोरूम में कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है अपने नियर बाय कस्टमर्स को बुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रहे ये शोरूम आपके लिए तभी अवेलेबल होगा जब आप या तो इसे खरीदेंगे या तो आप इसे रेंट पर लेंगे। तो आप ऑब्जर्व करें कि जितने भी ये एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कौन से एक्सपेंसेस? वो एक्सपेंसेस जो हम प्रोडक्ट को अक्वायर करने के लिए यानी प्रोडक्ट को मंगाने के लिए करते हैं, उसे कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट्स को मंगाने के लिए, प्रोडक्ट्स को अक्वायर करने के लिए, प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए किए जाते हैं। सो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली फोकसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ गुड्स। अब कुछ बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं। याद रहे एक्विजिशन ऑफ गुड्स में दो चीजें हो सकती हैं। पहला मटेरियल्स। अब मटेरियल्स हमारे बिजनेस में होंगे,
या तो हमने नई दुकान शुरू की होगी, एट दैट टाइम पर हमारे पास कोई भी पुराना स्टॉक पड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी दुकान काफी सालों से चल रही है, तब जरूर हमारे पास कोई ना कोई पुराने साल का यानी पिछले साल का सामान बच गया होगा। सो दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक। फिर इस साल हम और नए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे जिसे हम परचेजेस कहेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी लास्ट में आप ऑब्जर्व करोगे कोई ना कोई प्रोडक्ट बच जाएगा, उसे कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। याद रहे ये सब गुड्स के नाम है, ये सभी प्रोडक्ट्स के नाम है, सभी कमोडिटीज के नाम है। नाउ अलोंग विद दिस यानी ये सभी गुड्स को अक्वायर करने के लिए आप कोई ना कोई खर्च करोगे। सर कौन से? हमने जैसे एग्जांपल के तौर पर कैरेज याद कीजिए, वो जो ट्रक आ रहा था, है ना, वो जो ट्रक में जो सामान आ रहा था, वो ट्रक ड्राइवर को जब आप पे करोगे उसे कहते हैं कैरेज। याद रहे कैरेज हम स्मॉल क्वांटिटीज के लिए पे करते हैं, लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री से, तब आप पे करते हो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और डॉक चार्जेस। और जब आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स मंगाते हो तो आपको साथ में पे करना होता है फ्रेट चार्जेस। ये सभी चीजें आप खर्च करते हो एक ही चीज के लिए। किसके लिए? सर गुड्स के लिए। यानी गुड्स हम अक्वायर कर रहे हैं, ये सभी एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सर क्या खाली एक्सपेंसेस गुड्स से रिलेटेड है? नहीं, और भी एक्सपेंसेस आते हैं सर। जैसे जो भी फैक्ट्री के अंदर, अब फैक्ट्री तो एक नाम दिया गया है, हम इसे गोडाउन कह सकते हैं, वेयर हाउस कह सकते हैं, जहां पर हम अपना सामान रखते हैं। रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, यानी दो तरह की एक्टिविटीज होती है बिजनेस में, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग और एक होती है ट्रेडिंग। अब ये दोनों में फर्क क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्स, सर कार मैन्युफैक्चर की जाती है, बुक्स मैन्युफैक्चर की जाती है, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो जिस कंपनी में ये मैन्युफैक्चर होते हैं वहां पर फैक्ट्री होती है। और अगर हम ये मैन्युफैक्चर नहीं करते तो हम क्या करते हैं? हम अपना बिजनेस करने के लिए हम ये गुड्स खरीदते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। ऐसे एक्टिविटीज को ट्रेडिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग में होने वाले हैं, सर ट्रेडिंग यानी बिजनेस में प्रोडक्ट्स को अक्वायर करने के लिए, प्रोडक्ट्स को संभाल करके रखने के लिए, या फिर प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, वो सभी खर्चों को भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो सर कौन से? जैसे वेजेस हो गए, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग एंड लाइटिंग, ये सभी खर्चे फैक्ट्री के अंदर होते हैं। तो हेंस हम इन एक्सपेंसेस को कहां रिकॉर्ड करते हैं? याद रखें ये सभी एक्सपेंसेस को हम सबसे पहला अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे जिसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट का सर फॉर्मेट कैसा होता होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये सभी एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे डेबिट साइड पर यानी लेफ्ट साइड पर। तो इस तरह से हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे और इस फॉर्मेट में हम लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड पर हम सभी एक्सपेंसेस को लिखेंगे। तो सर लेफ्ट साइड में यानी डेबिट साइड में क्यों? क्योंकि हमें पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी खर्चे हमने गुड्स अक्वायर करने के लिए किए या गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किए, हम उसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है सर, तो ये पहला एक्सपेंस हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारी ये दुकान है, ये दुकान को अक्वायर करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, या तो ये दुकान हमें खरीदनी होगी या फिर हमें इसे रेंट पर लेनी होगी। तो क्या बिना रेंट दिए हम ये शॉप यूज कर सकते हैं? सर नहीं। क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किए, विद जस्ट कैंडल, बर्निंग कैंडल, क्या हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं? सर आज के जमाने में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना ही होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। और साथ साथ में आपको एम्प्लॉइज चाहिए ताकि कस्टमर्स जब आपकी दुकान पर आए तो हर कस्टमर्स को हम अटेंड कर सके। तो ऐसे एम्प्लॉइज जो टेक्निकली और मेंटली फिट हैं, उन्हें हम पे करेंगे सैलरी। याद रहे
जब फिजिकल एक्सर्शन होता है, यानी फिजिकली हम किसी के शरीर का उपयोग करते हैं कोई काम करने के लिए, तब उसे वेज पे किया जाता है। और जब हम मेंटल एक्सर्शन, जब कोई व्यक्ति हमारे लिए मेंटल एक्सर्शन करता है, यानी दिमाग का इस्तेमाल करता है, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, तब हम उसे सैलरी पे करते हैं। ठीक है, तो हमें रेंट पे करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, सैलरी पे करनी होगी, क्योंकि हमें प्रोडक्ट खरीदना है या बेचना है। तो आप कहेंगे सर हमें तो प्रोडक्ट बेचना है। बिल्कुल सही। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए ये 3 तो बेसिक चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, साथ साथ में हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे। सर एडवर्टाइज यानी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर बैनर, होर्डिंग्स, या इस तरह के तमाम तरीके हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोगों तक पहुंच सके, अपने आप को बता सकें कि हम भी नए इस मार्केट में आए हैं, ताकि कस्टमर्स को जब पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट यहां इस दुकान में मिल रहा है, तो वो दौड़ करके हमारे पास आएंगे और प्रोडक्ट ले जाएंगे। कभी कभी हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट का जाल भी फेंकते हैं। हमें पता है कि कस्टमर्स को सबसे अच्छी चीज लगती है डिस्काउंट, है ना। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो खुद तो जाते ही हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, दोस्तों को भी साथ में ले चलते हैं कि चलो चलो डिस्काउंट मिल रहा है। कितना परसेंट? 10%, 20%, 25%, कभी कभी तो हमें इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो डिस्काउंट भी हम देंगे। क्यों देंगे? ताकि कस्टमर्स हमारे पास अट्रैक्ट हों, है ना। और साथ साथ में जब हम हमारे सेल्समैन होंगे, इन सेल्समैन को अपना प्रोडक्ट बिकवाने के लिए, ज्यादा प्रोडक्ट के मार्जिन प्रोवाइड करने के लिए हम उन्हें कमीशन देंगे, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बेच सकें। तो हमें ये पता चल रहा है कि जितने भी एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, ये सभी एक्सपेंसेस प्रोडक्ट बेचने के लिए हो रहे हैं, है ना। अच्छा, अब साथ साथ में प्रोडक्ट तो हम बेचेंगे ही, लेकिन जो हम पैसा लेंगे, राइट, जो हम कस्टमर से पैसा लेंगे, राइट, क्या हम प्रोडक्ट उन्हें खुद ही ले जाने देंगे? कस्टमर्स कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें ये प्रोडक्ट घर तक पहुंचाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे? उनके लिए कैरेज प्रोवाइड करेंगे, यानी ट्रक के माध्यम के जरिए हम उनके घर तक ये सामान पहुंचाएंगे। उसे हम कहेंगे कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज वही एक एक्सपेंस होता है जहां पर हम ट्रक का, टेम्पो का इस्तेमाल करते हैं, डिलीवरी वैन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचा दें। सो जिस प्रकार से हमने प्रोडक्ट्स हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में बेचे थे, हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स और कंट्रीज में और विदेशों में और जगह पर फैलें, और वहां पर हम उन्हें पे करेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो याद रहे, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी हम पे करने वाले हैं ताकि हम अपना प्रोडक्ट बेच सके। कभी कभी हम अपने बिजनेस में लोन लेते हैं, और ये लोन इसलिए लिया जाता है ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें। और बिजनेस एक्सपेंशन का पर्पस एक ही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और ज्यादा से ज्यादा सामान बेच सकें। तो इस तरह हम बैंक को चुकाते हैं इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट भी एक तरह से ऐसा एक्सपेंस है जो हम करते हैं ताकि हम बैंक का जो पैसा लिया गया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी नुकसान भी होता है हमें, जैसे आग लग जाती है या चोरी हो जाती है या इस तरह के, राइट, बिजनेस में नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसे नुकसान को भी हमें भोगना पड़ता है, हमें बेयर करना पड़ता है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? यानी बिजनेस में ऐसे खर्चे होते हैं जो हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर अपने पैसे इंटरेस्ट चुकाने के लिए या फिर कोई अलग ही नुकसान भोगने के लिए, ये सभी खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर बेसिकली दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड फॉर सेलिंग गुड्स। यानी प्रोडक्ट बेचने के लिए जितने भी खर्च होंगे, ये सभी खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। साथ साथ में हमें ऑफिस लेना होगा, तो ऑफिस में जितने भी खर्च होंगे, राइट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने रेंट पे किया
इलेक्ट्रिसिटी या सैलरी पे करी या स्टेशनरी, ये जितनी भी तमाम खर्च हम करेंगे, ये सब खर्च हम करेंगे ऑफिस के लिए। और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट हुआ या लॉस बाय फायर, ये सभी को हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो याद रहे, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे? हम इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, और अगेन ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। सर क्यों? बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितना इजी। अब हमारी दुकान तो रेडी है, राइट, प्रोडक्ट बिक भी रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक्सपांड यानी बिजनेस एक्सपांड करने के लिए आपको बिजनेस में पैसा लगाना होगा। बिना बिजनेस में पैसा लगाए बिजनेस बढ़ेगा कैसे, है ना? तो जो बिजनेस में पैसा लगता है, जो बिजनेस में पैसा आता है, वो देता कौन है? तो आप कहेंगे कोई भी दे देगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी नहीं देता। कौन देता है? ट्रेडर देता है, बिजनेसमैन देता है ना? ये वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस में पैसे लगाता है। तो ट्रेडर ने तो पैसे दिए, पैसे लिए किसने? बिजनेस ने, है ना? तो बिजनेस में जो पैसा आता है उसे कैपिटल कहा जाता है। सो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ट्रेडर इन द बिजनेस। तब जाकर के बिजनेस फलता है, फूलता है। ये अगर ट्रेडर पैसा इन्वेस्ट ना करे तो ये बिजनेस चलेगा कैसे? ठीक है, तो हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। अगर बिजनेस में पैसे कम पड़ जाते हैं तो आप बैंक से लोन ले लेते हो ताकि बिजनेस में और पैसा आए, और इस रुपए के माध्यम से, इस अमाउंट के माध्यम से, राइट, हम अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकें। अब आप कहोगे कि हमें पैसे की क्या जरूरत है? याद कीजिए, आपको गुड्स खरीदना है, आपको कैरेज पे करना है, आपको वेजेस पे करने हैं, आपको सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, हाँ, आपको इंश्योरेंस पे करना है, आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करनी है। ओहो, इतने सारे एक्सपेंसेस हमें पैसे के जरिए ही कर पाएंगे। तो या तो आप खुद से अपने जेब से बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर लीजिए, या तो बैंक से आप लोन ले सकते हैं। ये पैसों का हम इस्तेमाल कहां करेंगे? हम अपने लिए या तो कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जैसे या तो हम दुकान है वो खरीद लेंगे, या एक ऑफिस हम खरीद लेंगे। अब ये खरीद करके हम अपना बिजनेस बखूबी अच्छे से चला सकते हैं। तो ये चीजें, बिल्डिंग हमारे लिए हो गई प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है असेट। हम कंप्यूटर खरीद सकते हैं, फर्नीचर खरीद सकते हैं, हम इस तरह से स्टॉक खरीद सकते हैं गुड्स का, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से मार्केट में सप्लाई कर सके, राइट? ये सभी चीजें पैसे से आती हैं, और ये पैसा भी हमारे लिए प्रॉपर्टी है, राइट? ये सभी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। तो याद रहे, बैलेंस शीट में दो चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। एक, जो बिजनेस में पैसा आता है, जिसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जरिए जनरेट होती हैं लाइबिलिटीज। तो बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती हैं लाइबिलिटीज, जैसे ट्रेडर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, या बैंक से लोन लिया, या किसी व्यक्ति से लोन ले लिया, या हमने क्रेडिटर से यानी सप्लायर से हमने गुड्स खरीद लिए। साथ साथ में हम रिकॉर्ड करते हैं सर्टेन असेट्स, जैसे फिक्स्ड असेट्स हो गए, हमारा ट्रेडमार्क, जो लोगो होता है ना, जो सिंबल बनाया जाता है, राइट, वो लोगो, जैसे नाइकी का लोगो, जैसे वॉक्सवैगन का, राइट, लोगो, ये सभी कंपनियां अपना एक लोगो तैयार करती है, उसे कहा जाता है ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब आपके लिए असेट हो गए। और हम कहीं कहीं इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट मिले, जिसके जरिए बिजनेस, हमारा बिजनेस पैसे कमा सके, राइट? कभी हम लोन प्रोवाइड करते हैं किसी को, या फिर बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कम ज्यादा होते रहती हैं, जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होती है। ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे असेट को करंट असेट्स कहा जाता है, जैसे स्टॉक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, या फिर कस्टमर्स यानी डेटर्स। तो अब हमें पता चला कि ये सब चीजें लिखी जाती हैं बैलेंस शीट में। याद रहे, बैलेंस शीट में कैपिटल is not the liability, basically it is a
और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। सो याद रहे, एक सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड आउट कैपिटल इज असेट माइनस लाइबिलिटी। तो सर बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट में हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे लाइबिलिटीज और राइट साइड पर लिखेंगे असेट, राइट। सो बैलेंस शीट में लिखी जाती है असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो आज हमने समझा दोस्तों कि किस तरह से फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, यानी फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझा जाता है, राइट। ये बेसिक कंसेप्ट जैसे ही हम समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि फाइनल अकाउंट बेसिकली हमें वो चीज प्रोवाइड करता है जो हमें चाहिए, एंड दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। तो याद रहे, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए यानी एट द एंड ऑफ द ईयर हमें वो फाइनल अकाउंट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी गुड्स खरीदेंगे, बेचेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, या सर्विसेज अवेल करेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बिना बिजनेस ट्रांजैक्शन के कोई बिजनेस रन हो ही नहीं सकता। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। विदाउट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शंस इन जर्नल और डू लेजर पोस्टिंग्स। यानी जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग करने के लिए आपके पास अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। बिना अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स हम जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग्स नहीं कर सकते। हमें प्रिपेयर करना होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमें यह बताता है कि अरिथमेटिकली हमारे जो लेजर अकाउंट्स हैं जो हमने क्लोज किए वो सही से हमने रिकॉर्ड किए थे या नहीं किए। अगर गलतियां हैं तो हम रेक्टिफाई करेंगे और बाद में हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेप, यानी 7वां स्टेप फॉर गेटिंग द ब्लड रिपोर्ट ऑफ द फर्म। तो ब्लड रिपोर्ट ऑफ द फर्म हमें मिलती है फाइनल अकाउंट के जरिए, राइट। तो फाइनल अकाउंट हमें पता चला कि ये एक ऐसी ब्लड रिपोर्ट होने वाली है जो ये बताएगी कि कंपनी स्ट्रांग है या कंपनी वीक है। तो दोस्तों, हमने समझा कि फाइनल अकाउंट किस तरह से उसको बनाने की प्रक्रिया होती है। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल 2 क्वेश्चंस। अब सोच करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कहां लिखे जाते हैं? क्या उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे या उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे? सोचिए। यस, एब्सोल्युटली राइट। इसे हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। याद रहे, जितने भी खर्चे प्रोडक्ट अक्वायर करने के लिए, गुड्स परचेज करने के लिए, गुड्स अपनी कस्टडी में लाने के लिए होते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है और सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। बैंक लोन, सोच के बताइए, बैंक लोन हमारे लिए क्या होगा? असेट होगा या लाइबिलिटी होगी? सर, बैंक लोन यानी आपने लोन लिया है, तो क्या हम इसे वापस लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे? हाँ, हम इसे वापस लौटाएंगे। तो जब हम इसे वापस लौटाएंगे यानी हमारे सर पर एक कर्ज है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो एक कर्ज है। दैट्स व्हाई इट्स अ लाइबिलिटी। एब्सोल्युटली राइट। सो आज के सेशन से हमें ये पता चला कि हमें अपनी सेहत मनाना जरूरी है। तो जिस तरह से हमारी सेहत होनी चाहिए मजबूत, उसी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी भी एक स्ट्रांग होनी चाहिए। आगे आने वाले सेशन में हम समझेंगे किस तरह से ये फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। सो आई होप दोस्तों आज आपको ये सेशन अच्छा लगा। आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक आप इसे शेयर कीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग मेंटरिंग माइंड्स।